अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बाल्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के बारे में हमें बातचीत करनी है, ठीक है। लाइमन सीरीज के बारे में बातचीत करनी है और बाल्मर सीरीज के बारे में भी बातचीत करनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपसे कहता है 1/λ इज इक्वल टू आर z का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट होती है, ठीक है। अगर हम बात करें लाइमन सीरीज के लिए, तो लाइमन सीरीज के लिए जब आप वेवलेंथ लिखेंगे आर, क्योंकि इन्होंने यहां पे हाइड्रोजन साफ साफ मेंशन किया है, हाइड्रोजन के लिए हम Z1 लेंगे। N1 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आप लाइमन सीरीज के लिए N को 1 लेंगे, N1 को 1 लेंगे और N2 को आप 2 लेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/λ कितना आएगा आपको, R 3/4, ये आपका लैम्डा है, 1/λ आ गया। सिमिलरली आप बाल्मर सीरीज के बारे में बात करेंगे, R 1 का स्क्वायर तो आपने लिखना ही है 1/, ठीक है। बाल्मर सीरीज के लिए N1 आप 2 लेते हैं और N2 आप लेंगे 3। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है, इसलिए जो N1 की वैल्यू होगी उसका अगला ऑर्बिट का वैल्यू आप N2 के लिए सेलेक्ट करेंगे। सो लाइमन सीरीज के लिए आप जानते हैं कि लोएस्ट ऑर्बिट 1 होता है तो उसका हायर ऑर्बिट 2 होगा। बाल्मर सीरीज के लिए आप जानते हैं कि लोएस्ट ऑर्बिट 2 होता है तो उसका हायर ऑर्बिट आप 3 लेंगे यहां पे। तो अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो 1/λb आपको मिलेगा R 5/36। हमको रेशियो चाहिए लाइमन सीरीज बाय बाल्मर सीरीज का, तो सीधा हम लोग को इसका रेशियो लेना चाहिए। तो यहां से लैम्डा एल पहले निकाल लेते हैं। लैम्डा एल आपका आएगा 4/3R और यहां से आपका लैम्डा बी आएगा 36/5R। तो आप डायरेक्टली यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दोनों की दोनों वैल्यूज। सो आपको यहां पे लैम्डा एल बाय लैम्डा बी शुड बी 4/3R इंटू 5R/36। R एंड R कैंसिल हो जाएगा, 4 1s 4 9s, दिस विल 5/9 3s 27। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन हियर इज B 5/27। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। When the energy of the incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of the photoelectrons emitted from a metal surface increased from 0.5 eV to 0.8 eV. The work function of the metal is. सपोज कीजिए कि आप एक सरफेस के ऊपर E एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी सरफेस के ऊपर E एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं तो इस E एनर्जी का इस्तेमाल कहां हो रहा है? इस E एनर्जी का इस्तेमाल इस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है, उसी को आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। बट याद रखिए, सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है उसके पास एक वर्क फंक्शन होता है जिसको आप फाई बोलते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर आने के लिए यूज अप करेगा, उसको चाहिए, क्योंकि ऐसे बिना एनर्जी के तो यहां से बाहर नहीं आ जाएगा। तो सपोज कीजिए आपने कुछ एनर्जी दी E, उसमें से कुछ एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन यूज अप करता है यहां से बाहर आने के लिए, और जो बची कुछ एनर्जी होगी बाहर आने के बाद वो उस एनर्जी के इस्तेमाल से मोशन में आएगा। तो अगर वो उस एनर्जी के इस्तेमाल से मोशन में आएगा मतलब बची कुछ एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल करेगा। सो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो आपकी एनर्जी है बेसिकली वो 2 पार्ट में स्प्लिट अप करके यूज की जाती है। आपने कुछ एनर्जी दी, उसमें से कुछ एनर्जी बाहर आने के लिए इस्तेमाल की गई और फिर कुछ एनर्जी बाहर आने के लिए भागने के लिए इस्तेमाल की। सो अगर आप नोटिस करेंगे इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात यह बोली गई है कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट था वो 20% से बढ़ाया गया। जो आपकी फाइनल एनर्जी होगी वो 20% ऑफ E1 प्लस E1 होगी। 20% ऑफ E1 प्लस E1, क्योंकि आपने पहले वाली एनर्जी में 20% बढ़ाया
तो व्हाट विल बी 20% ऑफ E1? 20% ऑफ E1 विल बी 20/100 E1 प्लस E1. सो जो आपकी फाइनल एनर्जी होगी दैट विल बी, ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 0.2 E1 प्लस E1, मतलब आपकी फाइनल एनर्जी आएगी 1.2 E1. इनिशियल का आपका 1.2 टाइम्स आपकी फाइनल एनर्जी हो जाएगी. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें यह फाइंड करना है कि उसका वर्क फंक्शन कितना है. तो दो बार हमें इक्वेशंस लिख सकते हैं. ठीक है, यहां मैंने 1 लिख लिया, आप इसको इनिशियल पकड़ लीजिए और ये आपका फाइनल हो गया. ठीक है, सो अगर हम इस फॉर्मूले को देखेंगे तो ई इनिशियल कितना होगा? वर्क फंक्शन प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी 0.5, पहले वाले केस की काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है. और सेकेंड वाला क्या होगा? ई फाइनल, वर्क फंक्शन तो उतना ही रहेगा 0.8. तो सेकेंड वाले के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, 1.2 टाइम्स ई इनिशियल 5 प्लस 0.8. तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन अगर हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया तो आपको 5 की वैल्यू मिल सकती है. एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं. अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो वो होगा 1.2 ई इनिशियल 5 प्लस 0.8. इसको डिवाइड कर देते हैं हम ई इनिशियल के साथ, ये होगा 5 प्लस 0.5. यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1.2 5 प्लस 0.5 एंड 5 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग अंदर की तरफ. सो ये हो जाना चाहिए 1.2 टाइम्स 5. अगर 1.2 इंटू 0.5 करेंगे तो वो आएगा 0.6. 5 प्लस 0.8, दिस कैन बी 0.2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 0.2. तो आपका 5 आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो विद दिस वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ स्प्रिंग हुज अपर एंड इज फिक्स्ड. ठीक है, सो ये आप अपर एंड यहां से फिक्स कर लीजिए और आप यहां से एक इस तरह से स्प्रिंग कंसीडर कर लीजिए और उसमें आप एक मास m लगा लीजिए. ठीक है, then he says the spring has negligible mass. When the mass is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. 3 सेकेंड आपको टाइम पीरियड दिया हुआ है. When the mass is increased by 1 kg, the time period oscillation becomes 5 seconds. ठीक है, इसको T1 लेते हैं, इसको T2 लेते हैं और अब 5 सेकेंड से खाली फर्क इतना है कि जब T1 था तो मास m था और जब T2 हो गया है तो मास m प्लस 1 हो गया है. द वैल्यू ऑफ m इन केजीज इज, हमें मास की वैल्यू बतानी. बहुत ही सिंपल चीज है, आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए. टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के. ये स्प्रिंग के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जो आप ऑसिलेशन चैप्टर्स में देखते हैं. जो k है वो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है. इसको हम 2 बार यूज करेंगे और फर्स्ट केस के लिए एक बार, सेकेंड केस के लिए एक बार, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हम फाइनल आंसर लेके आ जाएंगे. तो चलिए सबसे पहले T1 बाई T2 पहले ही कर लेते हैं. ठीक है, 2 पाई तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा. एक बड़ा सा अंडर रूट डाल दीजिए. पहले वाले केस के लिए आप लिखेंगे m बाई के इंटू, सेकेंड वाले केस के लिए आप क्या लिखेंगे? आप ऊपर की तरफ डालेंगे k, नीचे की तरफ आप लिखेंगे m प्लस 1. तो यहां से k भी कैंसिल हो जाएगा. सो T1 आपका कितना है? 3 सेकेंड्स. T2 आपका है 5 सेकेंड्स. अंडर रूट कर लीजिए, m अपॉन m प्लस 1 आपका यहां पे आना चाहिए. स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स अगर आप करेंगे तो m अपॉन m प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा. खाली आपको यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए. तो आपके पास यहाँ पे आएगा 9m प्लस 9 एंड दिस विल बी 25m. ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 16m इज इक्वल टू 9 एंड m विल बी 9 by 16. That means A option is the correct option. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन.